तो देखिए स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है हमारा टेस्ट चेकिंग। अब देखिए नाम से पता चल रहा है टेस्ट चेकिंग कि व्हेन इंस्टेड ऑफ एग्जामिन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली फ्यू चूजन ट्रांजेक्शन आर एग्जामिन इन डिटेल, इट इज़ नोन एज टेस्ट चेकिंग। कि जब सारी ट्रांजेक्शन को चेक करने की बजाय कुछ ट्रांजेक्शन्स को चेक किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चेकिंग कहते हैं, है ना। टेस्ट चेकिंग में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं किया जाता, बल्कि कुछ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रांजेक्शन हैं वो ले ली जाती हैं, जो पूरे अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हर कैटेगरी से कुछ ट्रांजेक्शन ले ली जाती है और उनको चेक किया जाता है। अगर जो सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन है वो करेक्ट हैं तो ये मान लिया जाता है कि जो बाकी ट्रांजेक्शन हैं वो भी करेक्ट होंगी, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को, जैसे रूटीन चेकिंग में बात की, वो चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे साल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, है ना। तो उसको चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप उसी तरीके से ले सकते हैं कि जैसे आपने राइस कुक किए, चावल बनाए, तो आप उसको पूरा टेस्ट करने की बजाय क्या करते हैं, 1 या 2 पीस ही उसको चेक कर लेते हैं कि वो पके हैं या नहीं पके। इसी तरीके से टेस्ट चेकिंग में भी जो ट्रांजेक्शन है उनको डिटेल में चेक करने की बजाय कुछ ट्रांजेक्शन को ही रैंडमली चेक कर लिया जाता है और फिर जो ऑडिटर है वो अपना रिजल्ट दे देता है। आप देखिए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन, सैम्पलिंग, कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, है ना, कि यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन हैं वो सिलेक्ट कर ली जाती हैं, उनको डिटेल में चेक कर लिया जाता है बजाय कि सबको चेक करने के, और हर तरह के ट्रांजेक्शन ले ली जाती हैं कुछ ट्रांजेक्शन, तो बाकी जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं वो मान लिए जाते हैं कि वो करेक्ट हैं। रिप्रेजेंटेटिव, जैसे बताया कि जो ट्रांजेक्शन है सिलेक्टेड ड्यूरिंग टेस्ट चेकिंग उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, है ना, बट दे शुड इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन। ये सारी जो ट्रांजेक्शन है, हर टाइप की ट्रांजेक्शन उसके अंदर होनी चाहिए, और रिलेटिंग टू डिफरेंट एम्प्लॉयज़, हर एम्प्लॉय की कुछ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। स्कोप की बात अगर हम करें तो इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है ना। अगर जो ऑडिटर है उसको लगता है कि कहीं पर भी कोई एरर या फ्रॉड के चांसेस हैं तो यहाँ पर फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन भी हो सकता है इन केस ऑफ एनी सिचुएशन ऑफ फ्रॉड। स्टैंडर्ड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट चेकिंग, कि टेस्ट चेकिंग के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि जो भी टेस्ट चेकिंग की जाती है वो ऑडिटर अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करता है स्टैंडर्ड भी, और मतलब क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी, वो सारी चीज़ें। इंटरनल चेक, कि टेस्ट चेकिंग तभी सक्सेसफुल है अगर इंटरनल चेक हो। इंटरनल चेक क्या होता है कि व्हेन द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज़ चेक बाय द अनदर एम्प्लॉय, कि एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन अगर चेक कर लेता है एम्प्लॉय का काम, तो फिर वहाँ पर टेस्ट चेकिंग से भी काम चल जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑडिटर को फ्री करना, ताकि वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन से बच जाए, और मतलब काम भी ठीक हो जाए और उनका टाइम भी बच जाए। ये इसका मेन पर्पस होता है। आप देखिए व्हाट इज़ द एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज है सेविंग ऑफ टाइम, कि टाइम की सेविंग होती है, ऑडिटर काफ़ी क्विकली अपने इस काम को कर लेता है, तो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिलायबल, है ना, कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि कोशिश की जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन्स ले ली जाएँ जो सारी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती हों, तो रिज़ल्ट्स इसके रिलायबल माने जाते हैं। एंड ऑडिट ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन पॉसिबल, कि ऑडिटर एक टाइम पर बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हैं जिनका ऑडिट करता है, तो वो कर सकता है अगर वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन नहीं कर रहा। मोर एम्फोसिस ऑन इंटरनल चेक, कि ज़्यादा जोर इंटरनल चेक पर दिया जाता है, कि ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनल चेक सिस्टम हो, तो ऑडिटर वहाँ जाकर ये देख लेता है कि कंपनी के अंदर इंटरनल चेक सिस्टम है, उसको फॉलो करे या नहीं करे। अगर कर रहे हैं तो फिर वो टेस्ट चेकिंग से भी काम चला देता है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, कि ऑडिट वर्क जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आप अपने जो फाइनल रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। कोई मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रोस्पेक्टस में शो कर सकते हैं। आप देखिए इसकी क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला, फ्रॉड और एरर में रिमेन अनडिटेक्टेड, कि कई बार कुछ फ्रॉड या एरर पकड़े नहीं जाते, क्योंकि उन ट्रांजेक्शन को हो सकता है ना लिया गया हो जिसमें कोई एरर या फ्रॉड हो, और एम्प्लॉयज़ लापरवाह भी हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ नॉट चेक्ड, है ना, तो फिर वो जो है वो फ्रॉड करने से या मिस्टेक करने से पहले सोचते नहीं हैं, वो काफ़ी केयरलेस हो जाते हैं। और रिपोर्ट भी कैसी होती है, अनसेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि जो ऑनर है उसको भी ये पता होता है कि सारी ट्रांजेक्शन को चेक नहीं किया गया, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है और इसकी जो रिपोर्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन चेक नहीं हुई, जिसके लिए ऑडिटर ने लिख दिया कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ फेयर, है ना, वो क्लियर है, तो फिर यहाँ पर ऑडिटर
रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड मिलता है। आप देखिए क्या प्रिकॉशंस फॉलो की जानी चाहिए जब इस तरह से टेस्ट चेकिंग की जाए। तो सबसे पहला, टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंट्री, कि ऑडिटर को ये देखना है कि रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज उसने कौन सी लेनी है जिससे कि हर ट्रांजैक्शन चेक हो जाए या हर एम्प्लॉय का काम चेक हो जाए। सेकंड, ईच एम्प्लॉय वर्क शुड बी सब्जेक्ट टू टेस्ट। ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजैक्शन ली जाए रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें ये देखना है कि हर एम्प्लॉय का काम उसके अंदर आ जाए, ताकि एक तरह से मॉरल प्रेशर भी उनके ऊपर पड़े कि हर एम्प्लॉय का काम चेक कर रहा है और वो लापरवाही ना करें। सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट पीरियड, कि एक ही मंथ की ट्रांजैक्शन को भी चेक नहीं करना है, डिफरेंट पीरियड की ट्रांजैक्शन को चेक किया जाना चाहिए ताकि पूरे साल को वो रिप्रेजेंट करें। एंड थोरो चेकिंग, अगर कैश बुक से रिलेटेड बात है, ट्रांसफ़र बुक या क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, तो वो टेस्ट चेक बेसिस के अकॉर्डिंग चेक नहीं होनी चाहिए। कैश बुक में ईच एंड एवरी एंट्री शुड बी चेक्ड, क्योंकि मोस्टली फ्रॉड कहाँ होते हैं, इसी कैश बुक में। एंट्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेक्ड इन डिटेल, कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको भी डिटेल में चेक किया जाना चाहिए। और रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में एम्प्लॉयज़ को भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो रैंडमली ईयर टू ईयर अलग अलग तरह की जो ट्रांजैक्शन है उसको चेक किया जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर जो ऑडिटर है वो टेस्ट चेकिंग यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद अगर कोई मिस्टेक या कोई फ्रॉड अगर मिलता है तो फिर यहाँ पर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑडिटर अपने बिहाफ पर ये देख कर के इंटरनल चेक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो टेस्ट चेकिंग को यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर वो टेस्ट चेकिंग को यूज़ करता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको खुद से ये देखना है कि उसने जो भी चेकिंग करनी है वो थोरो चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंटरनल चेक सिस्टम पर विश्वास करके टेस्ट चेकिंग को फॉलो कर रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखिए छोटे छोटे से 2 टॉपिक और हैं। ऑडिट इन डेप्थ, अब देखो नाम से पता चल रहा है ऑडिट इन डेप्थ, वी कैन से डिटेल्ड एग्जामिनेशन। तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन ऑल एस्पेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज़ नोन एज ऑडिट इन डेप्थ। जैसे सपोज़ परचेज़ की कोई एंट्री है, उसको शुरू से लेकर जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई और जब तक वो फाइनल अकाउंट में गई तब तक सारी ट्रांजैक्शन परचेज़ से रिलेटेड चेक की गई, तो उसको हम कहेंगे कि परचेज़ की एंट्री कैसे हुई, डेप्थ में। तो इसको कहा जाता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेशली ले ली जाती है और उसको डिटेल में चेक किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट इन डेप्थ। नेक्स्ट देखिए छोटा सा टॉपिक है ओवरऑल चेक। अब ये देखो ओवरऑल चेक क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज़ नोन एज ओवरऑल चेक। इसका मतलब वो सारे प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने फॉलो किए हैं टू डिटेक्ट द इनएक्यूरेसी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच वर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द रूटीन चेकिंग, है ना। रूटीन चेकिंग में कोई काम हो सकता है रह गया हो, लेकिन जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं या यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है तो उसको भी डिटेल में चेक करना। तो जो प्रोसीजर वो फॉलो करता है ऑडिटर, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल चेक। तो वी कैन से ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज़ नोन एज ओवरऑल चेक। और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।